पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के एक्टिंग चीफ कन्वीनर DN चौहान जी। मैं मंच पे स्वागत करना चाहूँगा राष्ट्रीय प्रकाश जी, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी दिल्ली इकाई के विधि सलाहकार भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करना चाहूँगा राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के फाउंडिंग मेंबर डॉक्टर LC शर्मा जी, आए और मंच पे पधारे। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के नेशनल कोर वर्किंग कमेटी के मेंबर विनोद राज कुमार जी, आए और मंच पे आसीन हो। विनोद कुमार जी प्लीज। आज के इस कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन के लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि महोदय कि दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री श्रीनिवास जोशी जी आज के मुख्य अतिथि महोदय प्लीज। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। हमारी सनातन परंपरा में ये शुरू से रहा है कि जब भी किसी कार्यक्रम का श्री गणेश होता है तो उससे पहले दीप प्रज्वलित की एक रस्म अदायगी होती है, तो उसी को पूरा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग वंदे मातरम के साथ एक बार राष्ट्रीय गीत का सभी लोग खड़े होकर के राष्ट्रीय गीत करेंगे। वंदे मातरम सुख दे मातरम सुफलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां हुतकित यामिनी तुल्यानुचपति प्रबलित्राजोभिनी वाशिनी पुनर्वाशिनी सुफलां मलदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के कार्यकारी चीफ कन्वीनर DN चौहान जी कि आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। डॉक्टर LC शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आशीष प्रकाश जी को फूल भेंट करें। और विनोद जी से गुजारिश है कि डॉक्टर LC शर्मा जी को बहुत धन्यवाद। और आशीष जी विनोद जी को फूल भेंट करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का।
मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि अध्यक्ष जी को डॉक्टर की जगह 2 दिन है, क्योंकि इनका आज जन्मदिन भी है। हाँ, आज जन्मदिन है तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको सभी की ओर से। आपको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन में रहा है कि जब भी कोई कार्यक्रम शुरुआत होता है तो मुंह मीठा किया जाता है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी टीम है वो सब लोगों को हलवा प्रस्तुत करेंगे, तो उसके बाद आगे का कार्यक्रम का हम लोग संचालन करेंगे और कोशिश रहे कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए। हमारे कार्यकर्ता है सुनील जी जो इसके प्रभारी हैं, तो आप ज़रा शीघ्रता से इसका वितरण करें। आज इस कार्यालय के शुभारंभ पर सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक स्वागत। मीडिया के बंधुओं का जो सदैव अपनी निष्पक्षता से, निर्भीकता से लोगों को सामने, समाज के सामने सबकी बातें रखते हैं, तो आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं कि आज प्रदेश भर में जिस तरह से नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं या प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने निश्चित है, उसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगे हैं। कुछ पुराने दल हैं, कुछ नए भी हैं। और जहाँ तक राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की बात है, तो राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने अपनी शुरुआत हिमाचल के लोकसभा मंडी उपचुनाव से यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी और उसके बाद उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। दरअसल पार्टी अभी चुनाव में वोट लेने के लिए नहीं, लोगों की सोच के लिए गई थी और उसमें जितना भी समय मिला उसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। और इसी संदर्भ में हिमाचल में शिमला नगर निगम के जो चुनाव हैं उसके लिए पार्टी अपने तैयारी में है और प्रदेश स्तर पर एक नई किस तरह से समस्याओं के समाधान के साथ और समाज के प्रति जवाबदेही और जितनी भी समस्याएं उनके लिए लोगों के बीच जा करके किस तरह के समाधान हो सकते हैं, इसको लेकर के बहुत गहन मंथन किया है, जिसका आज आप लोगों के सामने शिमला विजन के आधार पे दिखाया जाएगा। तो उसमें भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। और खास बात मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्रीनिवास जोशी जी हैं और जब पार्टी बनाने को लेकर के मंथन हुआ था तो सबसे पहली जो मंथन मीटिंग हुई थी उसमें भी आप उपस्थित थे और आपके दिशा निर्देश अनुसार ही इस विषय में आगे कदम उठाया गया और दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश, शिमला हर जगह में बैठकें हुई और आज उसका स्वरूप आपके सामने है। ये आपका ही आशीर्वाद है। जितने भी बुजुर्ग और गणमान्य व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे पहली मीटिंग में, उसके बाद ही जो मंथन हुआ तो वो आज तक सफ़र करता हुआ 1 साल पूरा करते हुए अब हिमाचल में अपने जोश के साथ जो अभी तक अनुभव हुआ है उसे आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का जो अभी तक का सफ़र रहा है उसको लेकर के कुछ वीडियोस बनाए गए हैं, तो आपको प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि आपको पता चले कि राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का स्वरूप कैसा है और आगे आने वाले समय में किस तरह की योजना बनाई गई है। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के कार्यकारी चीफ कन्वीनर डीएन चौहान जी को। वो आए और मुख्य अतिथि महोदय और आज के अतिथियों का स्वागत करें। श्री डीएन चौहान जी। वंदे मातरम। आज के मुख्य अतिथि श्री श्रीनिवास जोशी जी, डॉक्टर श्री शर्मा जी जो हमारे राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य
आशीष प्रकाश जी और विनोद राज जी, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और साथ साथ ही स्वागत करूँगा मीडिया का, उपस्थित सभी आरएलपी के सदस्यों का और सभी शुभचिंतकों का। आज राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी शिमला शहर में आने वाले भावी चुनाव में भाग लेने के लिए तैयारियां कर रही हैं। आज ये कार्यालय का शुभारंभ हम यहाँ से करेंगे। इसमें पार्टी की तरफ से जो भी नीति बनाई गई है और पार्टी का शिमला शहर के लिए क्या परिदृश्य है, इसके बारे में चर्चा होगी। और लोक नीति पार्टी एक नया परिदृश्य लेके आई है, अपना एक विजन लेके आई है और जो भी सरकार ये मान के चल रही है कि जब आगे जो भविष्य में है सरकार लोक नीति से चलेगी, राजनीति से नहीं चलेगी। और दूसरे प्रदेशों में से भी जो लोग भी यहाँ आना चाह रहे हैं या यहाँ अपने राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि यहाँ किसी भी प्रदेश की कोई मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ लोक नीति का मॉडल चलेगा हिमाचल में, और पूरे देश में लोक नीति का ही मॉडल चलेगा, क्योंकि इसकी एक आवश्यकता है। लोग त्रस्त हैं सभी पार्टियों से, उनके नीतियों से, उनके कारनामों से, और देश एक बड़ी ही बुरी हालत में जा रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सामाजिक सामंजस्य की कमी हो रही है और यहाँ पर आर्थिक जो रेट वृद्धि होना चाहिए वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती। तो इसलिए लोक नीति एक विशेष कार्यक्रम लेके आई है जो भारत देश का एक भविष्य उच्च करेगा, उस उच्च स्तर पर यहाँ के विकास को ले जाएगा। तो इसी के साथ साथ मैं एक बार आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए, लोक नीति पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, उम्मीद है कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का विज़न और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का अभी तक का जो सफ़र है उसको एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा, तो कृपया उसे देखें प्लीज़। शिमला शहर पे जो विकास का परिलक्ष्य होना चाहिए उस पर चर्चा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच जो शिमला शहर के, हिमाचल के तो हैं ही हैं, बट शिमला शहर के खास जो पहचान है, जिनका साहित्य में, चिंतन में, प्रशासनिक सेवा में अपना एक बहुत बड़ा योगदान है, श्री श्रीनिवास जोशी जी, पूर्व IAS अधिकारी हमारे बीच हैं। तो उनके हाथों से इस शिमला विज़न का लोकार्पण करना हमारे लिए गौरव का विषय है। मित्रों, आज हम शिमला शहर को लेकर 2-3 बातें करना चाहेंगे। यहाँ पे क्या कुछ किया जा सकता है, क्या अभी तक नहीं हो पाया। मैं इस PPT के माध्यम से आपको सिंपली दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जाम सब जगह लगता है। तो क्या हम जिनेवा की तर्ज पर यहाँ पे ट्रेन वे ट्रैक स्थापित नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रेन्स कंटिन्यूस चलती रहें, सर्कुलर रोड में घूमती रहें और लोगों को, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको अपनी गाड़ियाँ शहर में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह शोकी के पास या तारा देवी के पास गाड़ी खड़ी कर दें, उसके बाद इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए कि लोगों को अपनी गाड़ियाँ शहर में ना लानी पड़े। तो हम इस प्रकार से, आप देखेंगे इस PPTs में, आप जिनेवा में अगर कोई गए हैं, आप देखेंगे वहाँ पे गाड़ियाँ भी, ट्रेन भी, बसेस भी एक ही रोड में साथ साथ चल रही होती हैं। तो क्या हम शिमला शहर के लिए ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं? पहला सवाल ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ का है। दूसरा है पार्किंग को लेकर। पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर आप ये देखेंगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रोड आप देख रहे हैं, पहाड़ी रोड है।
अगर इस रोड के साथ हम स्टैंड खड़े करते हैं, रोड के किनारे स्ट्रक्चर स्टील के क्रिएट हो सकते हैं और उनके ऊपर पार्किंग के लिए हम स्टील का स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें गाड़ियां पार्क हो सके और गाड़ियां पार्क होने के लिए साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो। का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे जवाहर कॉलोनी में आना है और पार्किंग पॉइंट 200 मीटर पीछे है, हिल ग्रोव स्कूल के पास है, तो वहाँ पे पार्क करे गाड़ी और वहाँ पे जो लोग होंगे, सिक्योरिटी के लोग होंगे, वो अपनी गाड़ी में छोड़ेंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, फिर वापस चले जाएंगे। और जब वापस अपनी गाड़ी के पास किसी ने जाना है, कॉल करेंगे, गाड़ी उनको यहाँ से ले जाएगी, उनकी गाड़ी तक पहुंचाएंगे और वहां से अपनी गाड़ी लेके आगे चले जाएंगे। इस प्रकार से कम 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है पार्किंग के ही कॉन्सेप्ट में। एक ही अगर बात को भी हम लेके चलते हैं तब भी इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस बात में है। सिर्फ एक सोच है, एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रिसिटी में आप देख रहे हैं बहुत सारी जगह में बहुत जमघट होता है, तारे ही तारे हैं दुनिया भर की, सारा भद्दापन शहर का उससे देखने को मिलता है। क्या हम एक कदम आगे नहीं जा सकते कि जहां पे हम अंडरग्राउंड करें केबलिंग को? ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पे तारे दिखती नहीं है ऊपर, हम अंडरग्राउंड कर सकते हैं। ये आप देखेंगे लोअर बाजार का एक पिक्चर है जहां पे दुनिया भर की तारें बीच में दिख रही है बिजली की, और अगर ऐसी साफ सुथरी व्यवस्था हो जाए जहां पे एक भी तार ना दिखे तो शहर हमारा कितना अच्छा लगेगा। तो ये मैं एग्जाम्पल आपको साझा करना चाह रहा था, जस्ट कि एक परिकल्पना बन जाती है, कॉन्सेप्चुअली हम समझ जाते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा शिमला शहर के लिए 25 सूत्रीय कार्यक्रम जो राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने प्रस्तुत किया है, इसमें पहले तो शिमला नगर निगम को फुल्ली ऑटोनोमस करना, क्योंकि अभी भी हर छोटी बात के लिए नगर निगम स्टेट गवर्नमेंट पर आश्रित है। हर चीज़ की अप्रूवल के लिए राज्य सरकार की इच्छा है अप्रूवल देनी या नहीं देनी है। तो पहले तो नगर निगम को फुल्ली ऑटोनोमस करने की ज़रूरत है, स्वायत्त होना चाहिए जहां पे अपने फैसले खुद ले सके और इम्प्लीमेंट उनको कर सके। और दूसरा, यहाँ पे हेल्थ को लेकर एक बड़ी समस्या है। अगर जुकाम भी किसी को लगता है वो आईजीएमसी पहुँचते हैं, और आईजीएमसी तो राज्य का हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट रीजन का हॉस्पिटल है। वहाँ पे क्रिटिकल केसेस के ही लिए जगह मिलनी चाहिए और वहाँ पे हर छोटी बीमारी को लेकर लोग जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रति 5-6 वार्ड पे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि मेजॉरिटी जो बीमारियां हैं वो उन कम्युनिटी सेंटर में उनका निदान हो और हॉस्पिटल आईजीएमसी में सिर्फ वही लोग जाएं जो क्रिटिकल है, जिनको उस लेवल के ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक और बड़ी बात है कि हर छोटे सरकारी काम के लिए बार-बार चक्कर हमें ऑफिसेज के काटने पड़ते हैं, चाहे नगर निगम का हो, राज्य सरकार के दूसरे कार्यालय हों। हम ऐसी व्यवस्था यहाँ पे शिमला शहर में लाना चाहते हैं, पायलट करना चाहते हैं कि किसी भी सरकारी काम के लिए किसी व्यक्ति को किसी भी ऑफिस में ना जाना पड़े। हम इस शहर में कम से कम 1000 और नई टीम की एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, लोगों के सारे जो आवश्यकता है घर में जाके उनका पता करें और वो सारी सर्विसेज उनको घर में जाके डिलीवर करें, किसी को गवर्नमेंट ऑफिस में जाना ना पड़े। टाइम बच जाएगा, क्योंकि जब हम फॉलोअप करने के लिए बार बार गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे लेन देन शुरू हो जाता है। और अगर इस लेन देन को जीरो करना है और एक निश्चित समय सीमा में लोगों के सारे काम हों, अगर उस लक्ष्य को हमने पाना है तो हमें इस व्यवस्था की ओर जाना ही पड़ेगा। और जितने भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी से जुड़े हुए काम है, लोगों से जुड़े हुए काम है सरकार के, उन सबको आईटी बेस्ड करना है, ऑटोमेशन बेस्ड करना है, ताकि कहीं लिखने पढ़ने के लिए कागज पत्र देने की जरूरत ना पड़े, हम घर बैठे भी उनको कर सके और उसकी निश्चित समय सीमा हो। अभी आप देखते हैं स्वच्छता को लेकर प्लास्टिक का तो एक सवाल है, बैन हुआ है, उसके बावजूद भी यूज़ होते हैं। कुछ कुछ नाले आप देखेंगे ऐसे जहाँ पे लगता नहीं कि हम दोबारा देखें, वहाँ पे शिमला का जो विकृत चेहरा है वो सामने आता है। और दूसरा, आप टॉयलेट की हालत देखते होंगे, 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर के बाद एक टॉयलेट बनी हुई है और वहाँ जाने की हिम्मत नहीं पड़ती किसी की। वहाँ अगर जाते हैं तो बीमार होकर वापस लौटते हैं। हमें शहर में नंबर ऑफ टॉयलेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, और साथ में स्वच्छ होने चाहिए। क्यों 5 स्टार टॉयलेट नहीं बन सकते हमारे शहर में? आप बाहर के अच्छे अच्छे शहरों में जाके देखेंगे, इतने साफ सुथरे नीट एंड क्लीन होते हैं कि वहाँ मन करता है कि यस, यहाँ पे जा सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं। क्या हम शिमला शहर में ऐसा नहीं कर सकते हैं? हमें करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा शहर में भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा हो गया है। ये शहर
25,000 से 50,000 आबादी के लिए बना था, ऐसा हम सुनते हैं, और यहाँ पे 2.5-3 लाख के आसपास लोग आने जाने, फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है, इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे पड़ गया है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमें दाएं बाएं के लिए करने पड़ेंगे। और जब हम शहर के आकार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सरकार नोटिफिकेशन तो करती है कि ये वाला पंचायत का एरिया नगर निगम का हिस्सा बन गया, लेकिन वहाँ की योजना कोई नहीं बनी होती है। पहले उसकी सिटी प्लानिंग कोई नहीं करता कि सड़क कहाँ से होनी चाहिए, स्कूल कहाँ करना है, सीवरेज कहाँ से, पानी कहाँ से आएगा, रेन वाटर को हार्वेस्ट कैसे करना, इसकी कोई योजना नहीं बनी होती है। सिंपली हम नोटिफिकेशन, कागज, एक सरकार चिट्ठी इशू कर देती है कि ये वाला एरिया अब नगर निगम का हिस्सा बन गया, बिना किसी योजना के। ऐसा जो अनसाइंटिफिक वे है काम करने का, इसको बदलने की ज़रूरत है। और साथ में हम अर्थक्वेक जोन 5 में रहने वाले लोग हैं शिमला शहर के, यहाँ इतना ज़्यादा कंजेशन हो गया है, शहर को कंजेशन फ्री करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ एक इमारतों को हटाने की भी ज़रूरत है, खुला करने की ज़रूरत है, और शिफ्ट करके दाएं बाएं जगह देखने से हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस को कुछ बाहर ले जाने की ज़रूरत है। और हर एक वार्ड में, शिमला शहर में एक और बड़ी बात है, आप देखेंगे हमारे जो वन है, जंगल है, वहाँ पे अपने आप छोटे छोटे पौधे जंगल में जो पैदा होते हैं, वो क्षमता इस जंगल की हमारी कम होती जा रही है। अगर आप आईजीएमसी से नज़र मारेंगे उधर बरहाड़ी घाट से, जो बरहाड़ी से नीचे वाले एरिया में आप देखेंगे तो कोई भी एक छोटा पौधा नहीं दिखता है। इसका मतलब हमारे जंगल वो क्षमता खो चुके हैं कि वहाँ पे रीजनरेट हो जाए, छोटे छोटे पौधे हो जाए। तो हमें वनीकरण को लेकर बहुत सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। जितनी भी खाली जगह है वहाँ पे प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। और साथ में हर एक वार्ड में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होनी चाहिए, जो यहाँ पे शायद 2-3 जगह हैं कुछ बनी हुई, बाकी कहीं पे भी नहीं है। काउंसलर अभी अपनी मर्जी से जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है वहाँ पे वो काम ले लेते हैं, वो काम वहाँ पे बनाते हैं। होना क्या चाहिए? हम तो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बनी हुई है किसी वार्ड में, तो वो एसोसिएशन तय करे कि उनके वार्ड में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कौन सी सुविधा कैसे जानी चाहिए, वो योजना लोग बनाएं और उसकी पैरवी काउंसलर जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कहाँ क्या काम हो रहा है वहाँ के लोगों को ही पता नहीं होता है क्या काम हो रहा है, काउंसलर साहब करा रहे वही जान रहे। तो यहाँ पे हर एक वार्ड में जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका बनना ज़रूरी है और उन्हीं की रिकमेंडेशन के हिसाब से काम होना चाहिए। तो इस प्रकार से काफ़ी बातें हैं, ये आपको शेयर करेंगे हम प्रपत्र, इसमें 25 बातें हमने लिखी हैं। तो मोटे मोटे तौर पे बात यह है कि हम शिमला शहर को एक मॉडल सिटी के रूप में बनाना चाहते हैं, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बल्कि लोगों को सुविधा के रूप में, लोगों के लिए लाइवलीहुड के बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करके लाइव लगे, शिमला लगे, एक बहुत अग्रणी शहर ये बनना चाहिए। ऐसे विजन के साथ राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी आगे आना चाहती है और शिमला शहर को एक विशिष्ट नगर निगम के रूप में पहचान देने के लिए प्रयास करना चाहती है। तो ये कुछ संक्षिप्त बातें जो आपके साझा करना चाह रहे थे। बाकी आपको प्रपत्र मिलेगा, उसमें देखेंगे, कोई चर्चा की बात होगी उस पर हम चर्चा भी अलग से करेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, और इस पे ज़रूर हमारे मुख्य अतिथि चर्चा करेंगे, अपना प्रकाश डालेंगे, क्योंकि शिमला शहर के बारे में उनसे बढ़िया शायद ही कोई अपनी राय बेवाक रख सकता होगा। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शिमला जब हिंदुस्तान एक था, पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं बना था, तब भी शिमला राजधानी रही है, गर्मी की राजधानी पूरे हिंदुस्तान की रही है। तो अब भी शिमला अपने आप में दुनिया में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भारत को नहीं जानते हैं, शिमला को जानते हैं, इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा विशेष तौर पे आए दिल्ली से, हमारे दिल्ली स्टेट कोर वर्किंग कमेटी के मेंबर आशीष प्रकाश जी आए और अपने अनुभव को साझा करें। प्लीज आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे आसीन मुख्य अतिथि लोक नीति पार्टी के फाउंडर डॉक्टर एलसी शर्मा, उनका विशेष धन्यवाद। श्री एसपी शर्मा जी और यहाँ आए गण्यमान्य व्यक्ति। मेरा सौभाग्य था कि मैं इस लोक नीति पार्टी के बारे, इनसे पहले मुलाकात में जो इन्होंने बताई इसकी नीति के बारे, तो मुझे नहीं लगा कि अगर कोई भी इस तरह के विचारों को सुनता है, समझता है और उसके बाद उससे नहीं जुड़ने का उसके पास कोई कारण नहीं रह जाता।
तो पहला अवसर मिला मुझे दिल्ली में इनसे मिलने का, और उसके कुछ ही दिन बाद 14 मार्च 2022 को हम लोग इस लोक नीति पार्टी की पहली वर्षगांठ दिल्ली में ही मनाए। ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि वहाँ इन्होंने लोक नीति पार्टी के दिल्ली टीम के लिए 2 लोगों को मनोनीत किया, जिसमें मैंने दोनों एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैं और भी 2-3-4 लोग हैं, लेकिन 2 एडवोकेट को ही इन्होंने मनोनीत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी डॉक्टर एलसी शर्मा ने बताया कि आगामी शिमला का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, जिसके लिए इन्होंने 25 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, तो ये 25 सूत्री कार्यक्रम मुझे लगता है कि हर के मन की बात है, जो हर कोई ये देखना चाहता है जो इन 25 सूत्री कार्यक्रम में लिखा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग 25 सूत्री कार्यक्रम जो आपके मन की बात है और आप देखना चाहते हैं अपने शिमला शहर को उस रूप में, तो उसके लिए आपका भी जवाबदेही होनी चाहिए और आपको आगे बढ़ के लोक नीति पार्टी का सहयोग करके और इसे सफल बनाने अपना योगदान करें। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और मेरी जहाँ तक लोक नीति पार्टी से जोड़ने का सवाल है, चूँकि मैं राजनीतिक विज्ञान का छात्र रहा, उसके बाद एक लॉयर हूँ और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो बहुत सारा विषय ऐसा आता है, सामाजिक राजनीतिक विषय, जिसको लेके बहुत सारे लोगों के विचार को जानने का मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो लोक नीति की बात इन्होंने अपने पार्टी के माध्यम से रखी है, तो मैं चाहूँगा कि हर के मन की बात है और हर लोग अपना जिस तरीके से भी सहयोग हो और इसके जो नीति है उसको सपोर्ट करके और इसको अपने मन की बात के हिसाब से सफल करें, और जहाँ तक है जिस तरीके से जुड़ना चाहें इससे जुड़ें और इसको आगे पूरे देश में फैलाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। अब आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम सबको अपनी वाणी से वो अनुग्रहित करें। हमारे प्रेरणा स्रोत श्री श्रीनिवास जोशी जी, प्लीज़। आदरणीय और बहुत ही विद्वान मंच तथा उपस्थित विद्वान जनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं कल ही शिमला पहुंचा हूं अपने छोटे भ्राता की दुखद मृत्यु का कर्म करने के उपरांत, और मुझे डॉक्टर एलसी शर्मा जी ने आज यहाँ बुलाया। मैं उनका अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे इस बारे में कुछ बात कर सकूं। सबसे पहले इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो है ट्रांसपोर्टेशन का, कि शिमला में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये बताया गया था कि कितने प्रतिशत लोग पैदल चलते हैं शिमला में? क्या आपको मालूम है इस बारे में? नहीं मालूम। वो जो सर्वे हुआ था उसमें ये बताया गया था कि 7% लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं, केवल 7%, और 45% व्यक्ति बसों में या पूल्ड व्हीकल्स में जाते हैं, और 48% व्यक्ति पैदल चलते हैं। तो आवश्यकता ये है कि हम एक इस किस्म का प्लान बनाएं कि ये जो पैदल चलने की आदत है ये बढ़ती चली जाए। आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है ये कि बस के लिए लोग 1-1.5 घंटे तक रुके रहते हैं कि हमें बस में जाना है, उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। बस आती है चली जाती है, लेकिन वो वहाँ रहते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि
शोघी में या तारादेवी में किसी जगह एक स्थान नियत कर दिया जाए, जो बाहर से आने वाले वाहन हैं वो वहाँ खड़े हो जाएं और उसके आगे अपनी गाड़ियाँ चलें और वही लोगों को यहाँ तक शिमला तक लाएं। ऐसा होता है। ऐसा मैं अभी रशिया में गया था, तो रशिया में एक स्थान है, उस स्थान से पहले उस स्थान पर कोई गाड़ी नहीं ले जा सकता है, और वहाँ पर उससे 40 मील दूर एक स्थान है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। वो उसके आगे वो लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स वहाँ अलाउड है उस जगह पर। ऐसा शिमला में भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कठिनाई वाली बात है। इसको लोक नीति पार्टी कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात इन्होंने करी पार्किंग की। पार्किंग के लिए इन्होंने कहा कि पार्किंग यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो चंडीगढ़ से आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इन चंडीगढ़ वी ड्राइव ऑन द लेफ़्ट। मैंने कहा और शिमला में, कि इनके शिमला में वी ड्राइव ऑन व्हाट इज़ लेफ़्ट। दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ, और जो कुछ स्थान बचा हुआ उसमें गाड़ी ले जाओ। किसी न किसी तरह से ये आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन देता है। तो ये पार्किंग की बात है। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए और मुझे वो सुझाव ठीक भी लगे, अच्छे लगे। इन्होंने सुझाव दिया कि यहाँ पर जो वन है इस पर पिलर्स डाल करके या लेंटर्स डाल करके ये पार्किंग बनाई जाए। वो सही है, हो सकता है वो, लेकिन उसके लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट विभाग ने अपने क्लियरेंस देने की ज़रूरत है, और उसके लिए पहले मामला दिल्ली तक जाता था। दिल्ली में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से ये सूचना मिलती थी कि हाँ आप यहाँ पर इस फॉरेस्ट में इस प्रकार का काम कर सकते हैं। तो ये करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तीसरी बात इन्होंने कही बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर वैसे बहुत हद तक बिजली ठीक ठाक ही है, लेकिन बर्फ़ के दिनों में या बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा हवा चलने पर आपको कई बार बर्फ़ की वजह से वो जो बिजली है वो कट जाती है, 2-2, 3-3 दिन तक नहीं आती है। वो कठिनाई यहाँ पर बेशक है, और उस कठिनाई को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और इनका जो कथन है वो बहुत ठीक है कि जो बंच ऑफ वायर्स है, जो तारों का एक गुच्छा जैसा खड़ा होता है जगह जगह, इन्होंने फ़ोटो भी दिखाई, वो अब अंडरग्राउंड होनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने करी हेल्थ की। हेल्थ में इन्होंने कहा कि सब लोग IGMC चले जाते हैं। सही है, जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। अगर थोड़ी सी खांसी हो रही हो या ज़ुकाम हो रहा हो तब भी मैं IGMC चला जाता हूँ। IGMC में डॉक्टर को दिखा देता हूँ कि हाँ, और सेटिस्फेक्शन होती है मुझे कि मैंने IGMC में दिखा दिया। लेकिन कर्नाटक में एक पद्धति है। कर्नाटक में पद्धति ये है कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पहले आपको वहीं जाना होगा। सबसे पहले आपको वहीं जाना होगा। वहाँ आपकी कोई पर्ची फीस नहीं लगेगी। आप चले गए उसमें और अपने को दिखा दिया। अगर वो रेफ़र कर दे, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र करना है, रिपन हॉस्पिटल है यहाँ, रिपन जो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, उसको रेफ़र कर दिया उन्होंने, तो रेफ़र कर दे तब तो ठीक है। अगर आप सीधे दीनदयाल उपाध्याय में चले जाए तो आपसे 50 रुपये वो पर्ची फीस ले लेते हैं। पर्ची फीस होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आप IGMC सेंटर में चले जाते हैं, जो कि आपका स्टेट का हॉस्पिटल है, तो आपकी पर्ची फीस डायरेक्ट जा रहे हैं तो 100 रुपये होनी चाहिए। नहीं तो पर्ची फीस अगर वो रेफ़र कर दे तो कुछ पैसा नहीं लगेगा। अगर यहाँ से आपका दीनदयाल उपाध्याय को रेफ़र किया प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और वो रेफ़र करता है आपको IGMC को, तो कोई पैसा नहीं लगेगा, आप वहाँ चले जाएंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक बहुत जो व्यवस्था हमने यहाँ पर प्रस्तुत की है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जैसे संजौली में प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पर है, उसमें लोग कम जाएंगे, कम जाते हैं, IGMC ज़्यादा जाते हैं। हर आदमी IGMC चला जाता है, छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी IGMC चले जाते हैं।
तो ये जो हेल्थ का है, हमें अगर ये सिस्टम हम अप्रूव करें, अगर हम सब लोग बैठ कर के इस बात को माने, तो हम इस सिस्टम को अपना सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने करी, गोइंग टू ऑफिसेज सेवरल टाइम्स। एक अपने काम के लिए बार बार आप जाते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, और दफ्तरों में कहा यह जाता है कि जितने ज़्यादा मीटिंग पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा करप्शन होगी। जितने ज़्यादा मीटिंग पॉइंट्स वहाँ होंगे, अगर मीटिंग पॉइंट्स कम होंगे तो करप्शन कम होगी। तो मीटिंग पॉइंट्स को कम करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी सरकार ने एक एक्ट बनाया है जिसमें सर्विसेज 29 सर्विसेज दी गई हैं। 29 सर्विसेज में ये कहा गया है कि आप ये सर्विस आपको 4 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। और अगर आप डीसी ऑफिस में जाएं तो वहाँ पर एक है जो आपको सूचना देता है, समयबद्ध मिल जाती है। तो उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि वो सर्विस हमें टाइम से मिल जाए। अगली बात इन्होंने करी, नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स बढ़ने चाहिए, वो तो ठीक है। ओडीएफ काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। पहले हम ये समझते थे कि जहाँ से रास्ते में पड़ी हुई टट्टी नज़र आने लग जाए वो गांव शुरू हो जाता है। अब गांव में ऐसा नहीं है। ओडीएफ जो है, अब 80% विलेजेस हमारे वहाँ पर शौचालय बन गए हैं और लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। 80% जो पहले शहरों में होता था और 20% जो गांव में होता था, वो बदल करके अब 100% और 80% हो गया। पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन शिमला के बारे में इन्होंने बात करी। सही है, इस वक्त 1.71 हमारी जो पॉपुलेशन है शिमला की 1,71,000 है। और जो सेंसस ऑफ इंडिया है उसने प्रोजेक्ट करी है कि 2021 तक 2,10,000 हमारी पॉपुलेशन होगी। और जो हमारा एसडीपी बना है, शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 के लिए जो बना है, उसमें उन्होंने 2 लाख से 6 लाख तक की आबादी बताई है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 4 लाख, क्योंकि हम 20% से आगे बढ़ रहे हैं इस दफ़ा। जो 2011 से 2021 तक हम 20% बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से हम 25% और आगे बढ़ेंगे और 2021 से और 2031 तक और 2031 से 2041 तक 30% की आबादी होगी। और ये होगी, आप ये नहीं कह सकते कि क्यों बढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं बढ़ने चाहिए, शिमला में पॉपुलेशन ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इस बारे में हमको सोचना होगा, लेकिन हमको ये सोचना होगा कि किस तरह से हम भूमि की ऐसी व्यवस्था करें कि ये पॉपुलेशन ठीक तरीके से बढ़े और ठीक जगह पर स्थापित हो। क्यों ना मैं यहाँ शिमला में घर बनाऊँ? क्यों आप किस तरह से रोक सकते हैं मुझे कि आप शिमला में घर नहीं बना सकते? शिमला में हर आदमी घर बनाना चाहेगा। आज हिमाचल प्रदेश की जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें से 30% आबादी शिमला में रह रही है। कुल अर्बन एरियाज़ में से 30% शिमला में रहते हैं और शिमला में घर बनाते रहेंगे। 1941 से 1951 तक यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, सबसे ज़्यादा हुई 151%। क्यों हुई? क्योंकि शिमला उस एकदम 1947 के बाद लाइमलाइट में आ गया और ये हिमाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर्स बन गया। सब लोग यहाँ पर मकान बनाने लगे, 151% यहाँ की वृद्धि हुई। तो हमें देखना ये होगा कि ओवर पॉपुलेशन तो होगी, लेकिन उस पॉपुलेशन को हमें किस तरह से स्थापित करना है, किस ढंग से सुनियोजित ढंग से उन्हें स्थापित करना है, वो हमें देखने की ज़रूरत होगी। अगली बात इन्होंने कही फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट में इन्होंने कहा कि छोटे पौधे नहीं दिखते हैं, अब छोटे पौधों को हटा दिया गया है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट में जितनी भी छोटी जो हर्बल किस्म की हमारे यहाँ पौधे उग रहे हैं, उसके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर कौन है? वो पंचायत का प्रधान है। अब पंचायत का प्रधान एक पर्ची दे देता है, टिकट दे देता है कि हाँ आप आइए और यहाँ से खोद करके आप कसमल की जड़ियाँ ले जाए। कसमल, आजकल कसमल नहीं मिलता है, आप जंगलों में चले जाएं, बहुत सारा कसमल हम जो बचपन में हम
खाते थे, जाते स्कूल जाते हुए रास्ते में तोड़ के खा लेते थे, वो अब नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि बरबेरा, इसको बरबेरा कहते हैं, बरबेरा का इस्तेमाल होता है दवाइयों में, और कसमल की जड़ को खोद लिया जाता है। इसके लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है और आप क्विंटल्स के क्विंटल्स वो कसमल की जड़ें ले जा सकते हैं। तो माइनर फॉरेस्ट एक्ट में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो खुदाई हो रही है वो साइंटिफिक तरीके से हो, अनसाइंटिफिक तरीके से ना हो। जब वो 50 रुपये उसने या 25 रुपये जितनी उसकी लागत है वो उसने उसको दे दी प्रधान को, और वो जा कर के 1 किलो की जगह 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो ले गया उखेड़ के, तो किसी ने आपने कोई उसको चेक करने वाला नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट में अगर आपने प्रधान को ही ये देना है, अधिकार देना है, तो हमें उसको चेक करने की भी आवश्यकता है। मेरे ख्याल से यही इन्होंने खास बातें यही करी। लेकिन एक इन्होंने नगर निगम शिमला को पूर्ण रूप से स्वायत्त करने के लिए प्रयास करना, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं आज सवेरे इनसे चौहान साहब से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि जो शिमला का एमएलए भारद्वाज जी, वो भी एक सदस्य हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और मैं ये समझता हूँ कि यदि एमएलए भी वहाँ रहेगा तो एक तरह से वो ऑटोनमस जो बात है वो ख़त्म हो जाती है, तानाशाही हो जाती है। जो एमएलए चाहेगा, शिमला का एमएलए चाहेगा, वही सारी कॉरपोरेशन करती है। इसलिए आवश्यकता ये है कि ऑटोनमस अगर आपने बनाना है, प्रयास करना है, तो उससे आपको एमएलए को हटाना पड़ेगा, तभी वो ऑटोनमस होगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि कर्ज से हम शहर को निकालना चाहते हैं। तो आपको मालूम है कि ये शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट कितना है? 224.30 करोड़ है। इतनी उनकी आमदनी है, 224.30 करोड़। और जो खर्चा पिछले 2022-23 की बात कर रहा हूँ मैं, 22-23 के बजट में जो खर्चा है वो 224.14 करोड़ है, यानी 16 लाख रुपए इनके पास बचे हुए हैं अभी भी। तो हमें पॉइंट को इससे हटाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज अभी तो नहीं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार से जो एड मिल रही है वो कम होनी चाहिए, तो बात अलग है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कर्ज में जा रही है, तो कर्ज में नहीं जा रही। शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त कर्ज में नहीं जा रही है, उसके पास 15 या 16 लाख रुपए ज़्यादा हैं, ये 2022-23 के बजट के अनुसार। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमें इसको तैयार करने से पहले एसडीपी, शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 जो तैयार किया गया है, उसको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, उसको देखने की बहुत ज़रूरत है। वो अहमदाबाद की एक फर्म ने तैयार किया है, 2 साल तक वो यहाँ पर विचार विमर्श करते रहे और 80 लाख रुपए हमने उनको दिए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पहाड़ के लोग पहाड़ की दिक्कत को समझते हैं, वो देश के लोग पहाड़ की दिक्कत को नहीं समझ सकते। इसलिए उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे एक मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा है लेबर हॉस्टल के बारे में बिल्कुल चुप है। यहाँ पर 6 लेबर हॉस्टल अभी चल रहे हैं जिसमें लेबर रहती है और बड़ी अच्छी तरह से रह रही है, और वो 6 के 6 लेबर हॉस्टल अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है, जो हमारे शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास उस वक्त आई थी रिपोर्ट, उसके अनुसार 3 लेबर हॉस्टल और बनने चाहिए। एक और मैं बात बताऊं, 2008 में यहाँ पर एक रॉकफेलर ने यहाँ पर एक ग्रांट दी थी कि वो एक शिमला का रेजिलेंस मैप तैयार करें या शिमला का रेजिलेंस इंडेक्स तैयार करें। रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस होता है आप गिर के उठ जाना। शिमला बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा। जापान वाले कहते हैं 7 बार गिरो लेकिन 8वीं बार उठ जाओ, वो रेजिलेंस होती है। तो आपका रेजिलेंस होना बहुत ज़रूरी है, रेजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उस रेजिलेंस में उन्होंने 10 पॉइंट्स निकाले थे जो इन्हीं 25 पॉइंट्स में शामिल हैं। उसमें उन्होंने भी 10 पॉइंट निकाले थे और 10 पॉइंट निकाल करके वो डिपार्टमेंट्स के पास गए थे
जैसे इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट हेड ऑफ द चेयरमैन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पास गए थे और पानी देने वाले के पास गए थे, चीफ इंजीनियर इन चीफ के पास। इस तरह से उन्होंने 10 पॉइंट निकाले थे कि शिमला में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब जो पॉइंट्स उन्होंने दिए, उन्होंने 10 में से उनको नंबर दे दिए। आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहता है कि ये हम पानी बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, उसने कहा अच्छा 7 नंबर आपको दे दिया, 8 नंबर आपको दे दिए। लेकिन फिर वही इंडिकेटर्स लेकर के वो लोगों के पास गए। एक लोगों की उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, एक होटल में उन्होंने अरेंज किया था, वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे और हर आदमी ने, हर व्यक्ति ने वहाँ पर अपनी ओपिनियन उसमें जाहिर की थी और उन्होंने ये बताया था कि ये ठीक नहीं है जो उन्होंने कहा। हर पॉइंट में लगभग 3 पॉइंट नीचे गिरा दिया था लोगों को। अगर बिजली ठीक दे रहे हैं, उन्होंने, जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा 10 में से 8 नंबर दे दो इनको, तो 8 नंबर दे दिए थे, उन्होंने 5 नंबर कर दिए थे उसके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब इस प्रकार के कोई काम करते हैं तो लोगों से बात करें, और यही लोक नीति का उद्देश्य भी है। इन्होंने शुद्ध संकल्प की बात करी, उसमें कहा कि ये शुद्ध संकल्प है। मैं मानता हूँ ये शुद्ध संकल्प है, परंतु मैं साथ साथ ये मानता हूँ कि नियत और ईमानदारी, ये 2 चीज़ें अगर आदमी के पास हैं तो आप किसी भी संस्था को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। सिर्फ नियत और ईमानदारी की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, हालांकि भगवंत मान से मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पर उसने कल ही एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि जो एमएलए जिनकी पेंशन 5-5 लाख रुपए थी, उसने कहा कि वो चाहे 10 दफ़ा है, चाहे 9 दफ़ा है, चाहे 8 दफ़ा है, उसको पेंशन 1 दफ़ा की मिलेगी, वो 1 टर्म पेंशन मिलेगी उसको, वो 75,000 रुपये से ऊपर नहीं हो जाती। तो ये बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। अगर इस तरह से काम किया है तो मेरे ख्याल से पंजाब सुधर सकता है, और यही काम हम लोक नीति पार्टी में भी कर सकते हैं। आवश्यकता केवल नियत और ईमानदारी की है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट नहीं हुआ कि इन्होंने मंडी में खड़ा कर दिया एक आदमी। मतलब इससे ऐसा लगा कि जैसे आप आधी तैयारी से किसी काम को कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उत्तराखंड में एक व्यक्ति खड़ा कर दिया, ऐसा खड़ा कर दिया, वो भी मुझे लगा कि एक आधी तैयारी से खड़ा कर दिया, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं मिला उस बेचारे को। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो ये 41 आदमियों के लिए आप शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में खड़े हो रहे हैं, शिमला के लिए आप जी जान से उस पर लड़ जाइए, भिड़ जाइए, और मैं समझता हूँ कि वहाँ आपको ज़रूर आपको एक आशा नज़र आएगी। न केवल आशा नज़र आएगी, बल्कि आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप 10-11 या कम से कम 5 आदमी तो आने चाहिए आपकी शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर ये आते हैं तो आप में एक प्रोत्साहन मिलेगा, आपको एक उत्साह मिलेगा, आप आगे बढ़ने की और चेष्टा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये चेष्टा हमेशा बनी रहे, लेकिन हमेशा हम एक कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट ये शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होना चाहिए। इसके बाद आप कहीं और जा सकते हैं, लेकिन पहले आप पायलट प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए और केवल सारा फोकस इसी पर कर दीजिए। और जिन आदमियों को चुन करके आप काउंसलर के लिए खड़ा करेंगे, उनकी पूरी मदद कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे प्रणेता रहे हैं और आपकी हर बात हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आपने पहले भी कुछ दिशा निर्देश दिए थे, हम लोगों ने उस पर भी गौर किया था। अभी जो आप कह रहे हैं उस पर भी गौर करेंगे, लेकिन जो ये 2 चुनाव की बात है, क्योंकि हम सभी लोग नॉन पॉलिटिकल थे, राजनीति होती क्या है, कैसे लड़ा जा सकता है, तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी था। इसीलिए वो लोकसभा के चुनाव में भी गए और विधानसभा के भी। जैसा आपने कहा है कि नगर निगम के चुनाव को पूरी तैयारी के साथ लड़ा जाएगा,
पार्टी की भागीदारी होगी कि जो भी नया नगर निगम की जो नई कार्यकारिणी बनती है उसमें राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के सदस्य इस मात्रा में होगी कि वो अपना निर्णय रख सके और अपनी बातों को आगे रख सके। मैं एक बार फिर डॉक्टर एलसी शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सर, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आज ही आपके ही वक्तव्य से पता चला कि आप किस उद्देश्य से बाहर थे और कल शाम को ही पहुंचे। इसके बावजूद भी आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ तक आए और हमें अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी। और हम धन्यवाद आशीष जी जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, और इनके परिवारगण जो आए हैं यहाँ पे, उनका भी सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम को ग्रेसफुल बनाया। और मीडिया के बंधु जो बहुत जल्दी में भी हैं थे, उनका भी धन्यवाद बहुत बहुत, तो आए। और बाकी जो मातृशक्ति यहाँ पे हैं, युवा बंधु हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारे पुराने फाउंडेशन से लेकर साथ हमारे दीपरा जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और अपने जरेट साहब लास्ट में बैठे, आपका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने। और जो हमारे टीम आईडी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कार्यक्रम को आप सभी ने बहुत रोचक बनाया। और हम जैसे कि परामर्श मिला है कि शिमला शहर को हम कंसंट्रेट करें, यहाँ पे कुछ क्रिएट करें, रिजल्ट्स यहाँ पे लाएं। 6-7 नहीं सर, हम तो कोशिश करेंगे कि मेयर और डिप्टी मेयर भी हमारे बने, और 41 के 41 हो, और शिमला शहर को बेहतर बना के आपको हम समर्पित करेंगे। ये हमारे प्रयास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधु, उन्हें मैं बुलाना चाहूँगा अगर वो पीसी के लिए यहाँ है। उससे पहले सभी लोगों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के लिए सभी लोग आमंत्रित हैं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी जब कोई नई संस्था जन्मती है तो वो कुछ टाइम तो लेती है ना। अगर छोटा बच्चा भी हो, वो जन्म के उपरांत एकदम चलने नहीं लग जाता है, धीरे धीरे ही चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोकनीति पार्टी है वो एक नई पार्टी है, और इसने जो सिद्धांत अपनाए हैं बहुत अच्छे सिद्धांत हैं। सारे के सारे शुद्ध संकल्प पर आधारित वो सिद्धांत इनके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाला इनका चुनाव है, जो हमारे शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, उस पर लोकनीति पार्टी अवश्य अपने सिद्धांतों को लेकर वो लड़े। और मैं ये चाहता हूँ कि इतनी खूबी से ये लड़ें, इतनी खूबी से ये भिड़ें, इतनी ताकत से ये भिड़ें कि ये लोगों को हिला करके रख दें। एक नई पार्टी यहाँ पर उत्पन्न हो, और लोकनीति जैसा इसमें एक्सप्लेन किया गया है वो राजनीति से अलग इसको मान रहे हैं, और वो राजनीति जो सत्ता के लिए की जाती है, लोकनीति लोक की भलाई के लिए की जाती है। तो लोक की भलाई के लिए ये काम करें, और मैं ये चाहता हूँ कि ये एक अच्छे संख्या में हमारे काउंसलर बनकर आएं और शिमला को एक नया स्वरूप दें।